संस्कृत के सभी विद्यार्थियों को नमो नमः है। तो बच्चों, जैसा कि हमने एस्टेट के लिए अपना टीजीटी पीजीटी का संस्कृत का जो टॉपिक वाइज सिलेबस शुरू किया है, उसमें हमारी ये 6th क्लास है। इससे पहले जो हमारे 5 क्लासेज हैं उनमें माहेश्वर सूत्र, संज्ञा प्रकरण, वर्ण विचार और संज्ञा प्रकरण जो है वो 2-2 क्लासों में कंप्लीट हो चुका है। तो जाकर आप ज़रूर उनको देखिए, वहाँ से बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, आज हम जो है शुरू कर रहे हैं अपना संधि प्रकरण। संधि प्रकरण शब्द बनता कैसे है, तो संधि जो है शब्द बनता कैसे है, तो संधि में सम उपसर्ग लगता है, धा धातु के साथ सम उपसर्ग लगता है और की प्रत्यय लगता है। ठीक है, और की प्रत्यय की जो प्रत्यय है उससे बनने वाले शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो इसलिए संधि शब्द जो है वो कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, संधि शब्द जो है वो हमेशा पुल्लिंग में होता है। धा धातु के आ की टी संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है। धा धातु के आ की टी संज्ञा होकर लोप हो जाता है, तो ये ध बचता है। और की प्रत्यय जो है, की प्रत्यय का ई शेष रहता है। ठीक है, की प्रत्यय का ई शेष रहता है। तो इस प्रकार जो है संधि शब्द बनता है। इसकी परिभाषा है वर्ण संधानम संधि, वर्णानाम मेलनम संधि। संधानम क्या होता है, संधानम का अर्थ होता है जोड़ या फिर मेल। ठीक है, संधान का अर्थ जोड़ या मेल होता है, तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लोप आगम आदेश वर्ण विकारा व संधि, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक वर्ण जो आपस में मिलते हैं तब जो भी वर्ण विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जब 2 वर्णों का मेल होता है तो उन 2 वर्णों के मेल से जो वर्ण विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, वर्ण विकार जो है ये 3 प्रकार का होता है, लोप आगम और आदेश। ठीक है, वर्ण विकार जो है 3 प्रकार का होता है, लोप आगम और आदेश। तो इनको जानते हैं कि ये क्या होते हैं। आगम, आगम जो है वो मित्रवद आगम। ठीक है, आगम जो होता है वो मित्रवद होता है। आगम का अर्थ होता है आकर बैठ जाना, अर्थात पहले से स्थित वर्णों के साथ अन्य वर्ण की उत्पत्ति आगम कहलाती है। वर्ण पहले से जो वर्ण विद्यमान हैं, स्थित हैं, उनके होते हुए कोई अन्य नया वर्ण आकर बैठ जाता है तो उस नए वर्ण को आगम कहते हैं। ठीक है, जैसे परिच्छेद, जैसे परि प्लस छेद। ठीक है, परि और छेद यहाँ पर ऐसे ही आया, जो च है बीच में वो यहाँ पर उसका आगम हुआ है। तो पहले से विद्यमान वर्णों के होते हुए नए वर्ण का आकर बैठ जाना, नए वर्ण आकर उपस्थित हो जाए वहाँ पर उनमें, तो उसे कहते हैं आगम। ये मित्रवद होता है। ठीक है, मित्रवद आगम। और आदेश शत्रुवद आदेश, जो आदेश होता है वह शत्रु के समान होता है। पूर्व स्थित अक्षर को हटाकर उसके स्थान पर नए अक्षर का जाना ही आदेश होता है। जैसे मधु अरि, उ और ए वर्ण है यहाँ पर। ठीक है, उ और ए वर्ण है तो उ को यहाँ पर वह हो जाएगा। उ वर्ण के स्थान पर क्या हो गया, वह हो गया। ठीक है, तो इसे किसी वर्ण, पहले से उपस्थित किसी वर्ण के स्थान पर कोई अन्य वर्ण आकर बैठ जाए तो उसे कहते हैं हम आदेश। और पहले से विद्यमान वर्ण के साथ नया वर्ण आकर बैठ जाए तो उसे कहते हैं हम आगम। ये ध्यान रखना है कि आगम तो मित्रवद होता है और आदेश जो है वो शत्रुवद होता है। लोप, अदर्शनम लोप है, किसी वर्ण का दिखाई नहीं देना ही लोप कहलाता है। ठीक है, किसी वर्ण का दिखाई नहीं देना ही
लोप कहलाता है। जैसे डुक्रिय जो शब्द है उसमें क्री धातु है, ठीक है, क्री धातु है, इसमें डू और य की इत संज्ञा होकर उनका जो है लोप हो जाता है, तो क्री धातु शेष रहती है। डू और य की इत संज्ञा हो जाती है और फिर उनका लोप हो जाता है, ठीक है। लोप का अर्थ होता है छिप जाना, ठीक है। तो इन शब्दों को जो है छिपा लिया जाता है, इनका लोप कर दिया जाता है और सिर्फ क्री धातु बच जाती है। आगे है संधि सूत्र, प्रसन्निकर्ष संहिता। ये जो है ये संधि करने वाला सूत्र होता है, यह संधि करने वाला सूत्र है, अर्थात प्रसन्निकर्ष संहिता अर्थात दो अत्यंत निकटवर्ती वर्णों की संहिता संज्ञा होती है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण की परस्पर संहिता संज्ञा होती है। दो शब्द होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद के अंतिम पद वर्ण की और उत्तर पद के जो है प्रारंभिक वर्ण की जो है संहिता संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर गण और ईस में ए और ई है, ठीक है, तो अ और ई को जो है ए हो जाएगा, ए और ई को यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा गणेश, गण प्लस ईस बन जाएगा हमारा गणेश। इस प्रकार दो वर्णों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं और इसके लिए जो है हमारा सूत्र है प्रसन्निकर्ष संहिता। आगे है हमारे कि संधि का प्रयोग होता कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। इसमें से भी जो है आपके एग्जाम में जो है प्रश्न बनता है कि संधि का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो इसके लिए ये सूत्र है, ये श्लोक है संहितेक पदे नित्या, ठीक है। संहिता जो संधि होती है, संहिता का अर्थ है संधि, एक पदे अर्थात संहिता जो है संधि जो है वो एक पद में नित्य होती है और नित्या धातु उपसर्ग्यो, जो संधि है वो धातु और उपसर्ग में भी नित्य होती है। नित्य का अर्थ होता है कि सदैव, ठीक है। संधि जो है एक पद में भी होती है और धातु और उपसर्ग में भी होती है और नित्या समासे है, ठीक है, समास में भी नित्य होती है और वाक्य तुसा विवक्षाम अपेक्षति, वाक्य में तो संधि जो है वो विवक्षाम अर्थात इच्छा पर निर्भर करती है, ठीक है। जो कर्ता होता है उसकी वक्ता होता है उसकी इच्छा पर निर्भर करती है कि उसे वाक्य में संधि करनी है या फिर नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि संधि नित्य होती है किसमें, एक पद में, धातु में, उपसर्ग में, समास में तो संधि नित्य होती है, ठीक है। और वाक्य में संधि नित्य नहीं होती है, वाक्य में संधि वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है, ठीक है। आगे हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब किसी शब्द में 2 स्वरों के कारण विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। कोई व्यंजन वर्ण नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ 2 स्वर होते हैं और उन 2 स्वरों में यानी कि पूर्व पद में भी स्वर हो और उत्तर पद में भी स्वर हो और स्वरों के कारण ही जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्या, विद्या में भी आ है, पूर्व वर्ण का जो अंतिम शब्द है वो वर्ण है, पूर्व जो यहाँ पर पूर्व पद है उसमें जो अंतिम वर्ण है वो आ है और उत्तर पद का भी प्रारंभिक वर्ण आ है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये स्वर हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार विद्यालय में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद,
स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के जो है यहाँ पर ये 8 भेद दिए गए हैं। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप, प्ररूप और प्रकृति भाव, ये 8 प्रकार की स्वर संधि बताई गई है। यण संधि क्या होती है, आप देखते हैं। यण संधि के लिए ये सूत्र है इको यणची। ठीक है, ये विधि सूत्र है। यण संधि का विधि सूत्र है इको यणची। इसके लिए वृत्ति है इक स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषय। ठीक है, कि इक के स्थान पर कहा गया है कि इक के स्थान पर यण हो जाता है। ठीक है, संधि में, यण संधि में जो है इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, इक को यण हो जाता है। इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो बच्चों जो है इक, ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आपने माहेश्वर सूत्रों को अच्छे से किया होगा। ठीक है, जिस बच्चे को माहेश्वर सूत्र आएंगे वो जो है संधि में बिल्कुल भी मार नहीं खाएगा, उसको वो जो है अच्छे से संधि कर लेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा खेल माहेश्वर सूत्रों का ही होता है। ठीक है, तो पहले आप माहेश्वर सूत्रों वाली क्लास देखिए, माहेश्वर सूत्रों को अच्छे से कीजिए, तभी आपका संधि वाला टॉपिक जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, इक क्या होते हैं? इक होते हैं माहेश्वर सूत्रों में जो है पहले 2 सूत्र जो होते हैं, पहले 4 सूत्र स्वर में सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, और इक में जो है पहले 2 सूत्रों में इक आता है, इक प्रत्याहार। ठीक है, जैसे पहले में क्या आएगा हमारा ई उ न, ये हमारा जो प्रथम सूत्र है माहेश्वर सूत्रों में, और सेकंड है हमारा आई उण री लरिक। ठीक है, री लरिक, ये हमारा जो है दूसरा सूत्र है माहेश्वर। ठीक है, तो अ से क तक बीच में, ये मध्य में अ के साथ जितने भी वर्ण होंगे ये सभी इसमें किसमें ई से। ठीक है, ये तो अक हो गया, अ से क तक क्या हो गया, अक हो गया, और फिर ई से क तक होएगा हमारा इक। ठीक है, इक प्रत्याहार हो जाएगा ये। तो इक में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? जो इस संज्ञक है उनको काउंट नहीं किया जाता है। तो इक में आएंगे हमारे उ, री और ई, उ, री और लरी, ये 4 वर्ण हमारे जो है इक प्रत्याहार में आ जाएंगे। तो ई, ह्रस्व और दीर्घ, ई, उ, री, लरी, इनको यण आदेश हो जाता है। ठीक है, य, व, र और ल, ई को य, उ को व, री को र और लरी को ल हो जाता है। लरी का दीर्घ रूप नहीं होता है। ठीक है, और उनके बाद, ठीक है, पूर्व पद में जो इक होता है उसको यण हो जाएगा, और उनके बाद में यदि अच असमान स्वर हों, ठीक है, जो उत्तर पद होता है उसमें कोई भी स्वर दिया हुआ हो, यहाँ इन से भिन्न ई, उ, री, लरी से अलग कोई भी स्वर दिया हुआ हो तो इक को यण हो जाता है। जैसे यदि, अपि, ठीक है, यद्यपि हो जाएगा। ठीक है, ई को क्या हो गया यहाँ पर, ई को हो गया यहाँ पर य। ठीक है, यद्यपि, नदी, नदी में ई को यह हो गया तो नद्युदकम, प्रति एक है, प्रतिघ्न एक है तो क्या हो गया हमारा प्रत्येक है, ई को यह हो गया, और शुद्धि उपास्य, ई को यह हो जाएगा तो ये बन जाएगा शुद्धि उपास्य है। आगे है कि ये जो इको यणची जो विधि सूत्र है, ठीक है, ये जो इको यणची विधि सूत्र है इसके 2 आधार सूत्र होते हैं। ठीक है, जिनसे कि समझ में आ जाता है यण संधि कैसे प्रयोग होती है। तो इसके लिए ये 2 सूत्र लगे होते हैं। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इस सूत्र के अनुसार यण संधि का प्रयोग पूर्व पद में ही होता है। ठीक है, पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होता है ना उसी में यण संधि का प्रयोग होता है। जब उत्तर पद जो है पूर्व वर्ण
जब उत्तर पद का पूर्व वर्ण जो अच हो। ठीक है, जैसे अभी करवाया है अति, अति प्लस आचार, यही ले लेते हैं हम, अति प्लस आचार। ठीक है, अति में क्या हो गया हमारा, ई हो गया, पूर्व पद का अंतिम वर्ण ई हो गया, तो पूर्व और बाद में क्या हो गया, आ वर्ण हो गया। ठीक है, और ये जो है ई से भिन्न है। ठीक है, ई उ री लरी से भिन्न स्वर वर्ण है, तो इसीलिए पूर्व पद का जो ये अंतिम वर्ण है, अंतिम स्वर है, उसमें ही तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य इस सूत्र से जो है संधि होगी। इस सूत्र से जो है यहाँ पूर्व पद में ही जो है यण संधि का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि ई को क्या हो जाएगा, ई को हो जाएगा य। और दूसरा सूत्र है हमारा स्थाने अंतरतमय। इस सूत्र के अनुसार जो है निश्चित स्थान निर्दिष्ट किया जाता है कि ई को य ही होगा और उ को वह हो गया। ये नहीं कि ई को यण हो जाता है तो ई को हम र कर देंगे, उ को ल कर देंगे, ऐसे नहीं होएगा। ई को य होएगा, उ को वह होगा, री को र और लरी को ल। ठीक है, इसका ये जो है निश्चित स्थान इस सूत्र स्थानीय अंतरतमय सूत्र से निर्दिष्ट किया जाता है। जैसे भानु एध, तो उ को क्या होगा, उ को वह होगा, भानवेद है। पितृ आज्ञा, तो री को क्या हो जाएगा, री को र हो जाएगा, पित्राज्ञा। चमू अध्यक्ष, चमू अध्यक्ष, उ को क्या हो जाएगा, उ को वह हो जाएगा, चमू अध्यक्ष। और लरी आकृति, लरी को ल हो जाएगा तो बन जाएगा ल आ ला, लाकृति। आगे है अनचिचय। ठीक है, ये जो सूत्र होता है ये जो है द्वित्व करने वाला सूत्र होता है। अच प्रत्यय यरो द्वेवास्तो न त्वचि, अर्थात यण आदेश प्रक्रिया से पूर्व यर है को छोड़कर, यर हल में जो है सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, और यर में कौन से आ जाएंगे, यर में है को छोड़कर। ठीक है को छोड़, पूर्व में भी हल जो व्यंजन वर्ण होते हैं उनमें पूर्व में भी है होता है और आखिर में भी है होता है, अंतिम में भी पूर्व वर्ण भी है होता है, अंतिम वर्ण भी वह होता है। तो है को छोड़कर, पूर्व और अंतिम दोनों ही है को छोड़कर जो मध्य में जो सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं माहेश्वर सूत्रों में, उनको यर बोला जाता है। ठीक है, तो यर हो तो यण आदेश प्रक्रिया से पूर्व यदि यर हो तो इस सूत्र से जो है वो द्वित्व हो जाता है। ठीक है, यण आदेश प्रक्रिया क्या होती है, जो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे ये पितृ है, पितृ में पूर्व पद का अंतिम वर्ण री है। ठीक है, और री से पूर्व यदि यण उसका यर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो उसको जो है द्वित्व हो जाता है, यानी कि कोई व्यंजन वर्ण हो तो उसको द्वित्व हो जाता है। जैसे और जो फिर जो संयोगान्तस्य लोप सूत्र होता है, अंचिच से क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। और संयोगान्तस्य लोप इस सूत्र से जो है अंतिम हलंत युक्त द्वित्व हो जाता है। तो द्वित्व होकर जो अंतिम हलंत युक्त वर्ण होता है उसको रखकर जो बाद वाला होता है उसको लोप कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक जो द्वित्व होता है उसमें से एक रख लिया जाता है और एक को जो है एक का जो है लोप कर दिया जाता है। इससे ये बताया गया, परंतु जो यण प्रतिषेधे वाच्यम होता है उस वार्तिक से इस लोप प्रक्रिया का जो है निषेध कर दिया जाता है। और झलाम जसो अंते जो सूत्र है उस सूत्र से जसत्व आदेश हो जाता है। ठीक है, झलाम जसो अंते सूत्र से क्या होता है, जसत्व आदेश होता है, यानी कि जो है तृतीय वर्ण उसको हो जाता है। जैसे यहाँ से आपको समझ में आएगा, जैसे सुधि उपास्य। ठीक है, सुधि धन उपास्य, शुद्ध
क्या हो गया इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे। ऐसे हम विच्छेद एक एक वर्ण को लिखेंगे पदों के रूप में, ठीक है। सु ध ई और ठीक है, ये हो गया जैसे सुधई, सुधिका सुधई, तो इसमें अंतिम, ठीक है, यहाँ पे यण संधि होएगी इसमें अंतिम वर्ण में। तो इससे पूर्व ये जो ध है ये किसका है, यर प्रत्याहार का वर्ण है, ठीक है। तो अंची च सूत्र से इसको जो है वह द्वित्व हो गया यहाँ पे, ठीक है। परंतु संयोगांत से लोप से क्या हो गया, उससे यण प्रति संयोगांत से लोप से जो है उसको लोप कर दिया जाता, परंतु यण प्रतिषेधे वचन से उसका निषेध कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये द्वित्व हो गया, ऐसे कैसे रहा निषेध होने पर। और झलाम जसवंती से जो है इसको जशत्व हो गया, ठीक है, यानी कि इसे जो एक वर्ण होता है इसको जशत्व हो गया, ठीक है। संयोगांत से लोप से क्या हुआ कि एक अंतिम हलंत युक्त वर्ण को छोड़कर जो ये वर्ण है द्वित्व में उसको लोप कर दिया जाता है, परंतु यण प्रतिषेध से इसका लोप नहीं हुआ और झलाम जसवंती से जो है इसको जशत्व हो गया, यानी कि तृतीय वर्ण हो गया। तो त थ द ध होता है तृतीय वर्ण त्वर्ग में, तो ये त्वर्ग का चतुर्थ वर्ण है, तो इसको त्वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो ये बन जाएगा शुद्ध्युपस्य, ये बन जाएगा हमारा शुद्ध्युपस्य। ये आपको ध्यान रखना है कि यण संधि का कोई अपवाद नहीं होता है, इसके अपवाद में कोई सूत्र नहीं होता है। इस संधि में सिर्फ जो है अंची च सूत्र से विकल्प का प्रयोग किया जाता है। अंची च सूत्र से क्या होता है, वर्ण को द्वित्व हो जाता है, सिर्फ यही होता है, इसका कोई अपवाद नहीं होता है। आगे है हमारा अयादि संधि। आगे करेंगे हम अयादि संधि। सूत्र है इसके लिए एचो अयवायव है, यह सूत्र है और इसमें एच अय, ठीक है, एच है कर्माद्य, अय आय आव, ठीक है, अय अव आय और आव जो है एते स्युरुचि, ठीक है। एच में कौन कौन से वर्ण होते हैं, जो एच होते हैं हमारे, एच को क्या हो जाएगा, एच में वर्ण होते हैं ए ओ, ए ओंग ऐ औज, ठीक है। जो तीसरा माहेश्वर सूत्रों में जो तीसरा और चौथा जो हमारे सूत्र लगे हुए हैं उनको बोलते हम एच, और उनमें ये वर्ण आ जाएंगे ए ओ ऐ और औ, ठीक है। तो एच को क्या हो जाएगा, ए को ऐ हो जाएगा, ओ को अव, ऐ को आय और औ को आव हो जाएगा, यदि बाद में कोई स्वर हो तो, ठीक है। स्वर संधि में जो है स्वरों का ही मेल होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है एच को आय अव आय और आव हो जाएगा, बाद में जो उत्तर पद होता है उसमें स्वर कोई भी स्वर हो तो। इसके लिए एक सूत्र है यथा संख्यम अनुदेश है समानम। इस सूत्र के अनुसार जो जिसकी संख्या होती है उसके स्थान पर वही क्रम आदेश होगा, यानी कि ए को अय होगा, ओ को अव होगा, ऐ को आय और औ को आव होगा। जैसे चे में ए है तो ए को क्या हो जाएगा, ए को अय हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा चयनम। विनयी में ऐ है तो ऐ को क्या होगा, ऐ को आय हो जाएगा, तो बन जाएगा विनायक है। उसी प्रकार पो धन अनम, ओ को क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा पवनम। और भऊ धन ए, तो औ को हो जाएगा आव, तो भाव है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। इसके जो है अपवाद भी होते हैं, ठीक है। अयादि संधि के ये अपवाद हैं। वंतो ई प्रत्यय ये वार्तिक है, ठीक है, ये जो है वार्तिक है। और यदि इसमें कहा जाता है कि यदि पूर्व पद के अंत में ओ औ हो तो
उत्तर पद के प्रारंभ में प्रत्यय का य वर्ण हो। ठीक है, अयादि संधि में क्या होता है, कोई स्वर वर्ण होता है। उत्तर पद में क्या प्रारंभिक वर्ण जो होता है वो स्वर होता है, परंतु वंतो ई प्रत्यय में क्या होता है कि ओ और औ के बाद प्रारंभ जो उत्तर पद होता है उसका प्रारंभिक वर्ण यदि य हो तो अयादि तो भी अयादि संधि होती है। ये ध्यान रखना है कि य वर्ण हो तो। ठीक है, जैसे गो यम, ओ और नौ में आ गया औ, ओ और औ, इनके बाद में ये वर्ण आ गया तो भी यहाँ पर कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। ठीक है, गव्यम। तो अगर ये पूछ ले कि इनमें ये ऐसे दे करके आपसे ये पूछ ले कि इनमें कौन सी संधि है, तो फिर तो लिखेंगे हम अयादि संधि। ठीक है, और अगर सूत्र पूछ लिया जाए तो एचो अयवायव ये सूत्र दे दें और वंतो ई प्रत्यय ये दे दें, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो उदाहरण है ये वंतो ई प्रत्यय वार्तिक के हैं। ठीक है, ये सूत्र है जो इसके उदाहरण है ये, और अयादि संधि के। ठीक है, दूसरा वार्तिक है अध्व प्रिमाणे च। अध्व प्रिमाणे, अध्वन क्या होता है, अध्वन होता है अध्व प्रिमाणे। अध्वन जो है वो मार्ग होता है, दूरीवाचक शब्द होता है, और प्रिमाण होता है माप। अर्थात मार्ग या दूरी के परिमाणवाचक शब्द में भी अयादि संधि होती है। जैसे गो धनयुति, गव्युति। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें जो वंतो ई प्रत्यय सूत्र उसमें य था। ठीक है, उसमें य वर्ण होता है, उत्तर पद का प्रारंभिक जो य वर्ण होता है, और इसमें यू दिया हुआ है। तो गो धन युति ये किसका उदाहरण हो जाएगा, गव्युति अध्व प्रिमाणे च, इस सूत्र का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये उदाहरण जो है ये अयादि संधि के अपवाद न होकर ये एचो अयवायव सूत्र के अपवाद हैं। ठीक है, आगे है उपसर्गात रीति धातु। ये इसका नहीं है, वो जो है गुण संधि का जो है वार्तिक होता है वो अपवाद होता है। आगे है हमारा गुण संधि। ठीक है, यण और अयादि संधि हमने कर लिए हैं अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नए हैं चैनल पर तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे प्रत्येक क्लास का। ठीक है, गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण है। यह विधि सूत्र है, आदेश सूत्र है, और गुण संधि विधायक सूत्र है। ठीक है, वृत्ति है इसके लिए अवर्णादचि परे पूर्व परियोरे को गुणादेश स्यात्। अर्थात अ और आ ह्रस्व या दीर्घ अ वर्ण के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ उ, ह्रस्व या दीर्घ री और लरी वर्ण होने पर दोनों के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाता है। यानी कि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई, उ, री और लरी ये आ जाए तो ई को क्या हो जाएगा, ए और ई को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अ और उ को क्या हो जाएगा, ओ, और अ री को अर, और अ और लरी को अल हो जाएगा। जैसे ये उदाहरण है उप धन इंद्र उपेंद्र। ठीक है, अ और ई को क्या हो गया, ए हो गया। अ और ई को ए हो गया, उपेंद्र। सुर ईस, अ और ई को क्या हो जाएगा, सुरेश, ए हो जाएगा। आ और ई को भी ए हो जाएगा, रमेश। गंगा धन उदकम, आ और ऊ को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो गंगोदकम। पीन धन उरु, ए और ऊ को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, पिनोरु। उसी प्रकार महा उरु और ऊ हो गया, महोरु। गुण संधि के कुछ अपवाद भी होते हैं। ठीक है, इसके अपवाद में भी कुछ वार्तिक दिए हुए होते हैं।
तो गुण संधि का अपवाद जो है वृद्धि संधि होती है। ठीक है, गुण संधि के अपवाद में वृद्धि संधि होगी और आद्गुण जो सूत्र है गुण संधि का, उसका जो है अपवाद होगा वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि जो है वृद्धि संधि का सूत्र है। तो ये ध्यान रखना है कि गुण संधि का अपवाद जो है वृद्धि संधि होगी। आगे है वार्त, इसके लिए जो है 7 वार्तिक होते हैं। इनमें प्रथम वार्तिक है अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानम, कि कहा है कि जो अक्ष शब्द होता है, अक्ष शब्द के बाद यदि उहिनी ये शब्द आ जाए उत्तर पद में, ठीक है, प्रारंभिक जो पूर्व पद होता है उसमें अक्ष शब्द आ जाए और जो उत्तर पद होता है उसमें उहिनी शब्द आ जाए तो उसको जो है वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि संधि हो जाती है अक्षौ हिणी। आगे हमारा सेकंड वार्तिक है प्रादु हो ऊढ़ो एस एसु एस एस्य एसु, इस प्रकार से ये वार्तिक है। इसमें कहा गया है कि प्र उपसर्ग जो होता है, ठीक है, कि जो प्र उपसर्ग होता है उपसर्ग पूर्व पद में यदि प्र उपसर्ग हो और उत्तर पद में यदि उह ऊढ़, ठीक है, उह ऊढ़ ऊढ़ी एस एस्य, ठीक है, अगर ये शब्द हों पूर्व पद में प्र उपसर्ग हो और उसके बाद जो है उह ऊढ़ ऊढ़ी एस और एस्य, अगर ये शब्द जो उत्तर पद में दिए हो तो भी इस सूत्र से जो वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। तीसरा वार्तिक जो दिया हुआ है वो है प्रवत्स्तर कंबल वसन ऋण दशानाम ऋणे, कहा गया है कि जो ऋण धातु होती है, ठीक है, सॉरी धातु नहीं, जो ऋण शब्द होता है वो अगर प्रवत्स्तर वसन कंबल वसन और ऋण, ठीक है 10, ठीक है, प्रवत्स्तर वसन 10 कंबल और ऋण, ये 6 शब्द होते हैं। अगर इन 6 शब्दों के जो है ये पूर्व पद में हो और उत्तर पद में जो है ऋण शब्द हो तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। जैसे प्रधन ऋणम प्रारणम, प्रधन ऋण वत्स्तर धन ऋणम वत्सरार्णम, वसन ऋणम वसनार्णम, 10 धन ऋणम दशार्णम, कंबल धन ऋणम कंबलार्णम, ऋण धन ऋण ऋणार्णम। इस प्रकार ये जो 6 शब्द होते हैं इनको ध्यान में रखना। अगर इनके बाद में ऋण शब्द आ जाए तो फिर वहाँ पर इस सूत्र से जो है वो वृद्धि संधि हो जाएगी। यह गुण जो है गुण संधि का अपवाद होता है। आगे है रीते च तृतीया समासे, ये वार्तिक है। इसके अनुसार जो तृतीया तत्पुरुष समास अर्थ में यदि उत्तर पद में जो है रित शब्द हो, ठीक है, तृतीया तत्पुरुष समास पूर्व पद में हो और उत्तर पद में यदि रित शब्द हो तो भी वहाँ पर भी वृद्धि संधि होती है। जैसे पिपासा धन रित है पिपाशार्थ, ठीक है। आगे है इसके लिए कि रित, यदि प्रम शब्द के बाद रित जो शब्द आ जाए तो वहाँ पर फिर गुण संधि ही होगी। ये अब 2024 के जो है टीजीटी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था कि प्रमर्तः कौन सी संधि होती है इसमें, ठीक है, वृद्धि संधि होती है या गुण संधि होती है। तो वहाँ जो है ये गुण संधि होती है, ये ध्यान रखना है। कहीं ये रित है देखकर आप ये ना लगा दो कि ये वृद्धि संधि होती है, क्योंकि इसके बाद में रित आया है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रम शब्द के बाद ये रित आ जाए तो प्रमर्त है, ये गुण संधि का ही उदाहरण होता है, ठीक है। तृतीय समास का अर्थ में ये ध्यान रखना है कि पिपासा, ठीक है। तृतीय समास का अर्थ दिया हुआ इस शब्द में
तो वहाँ पर जहाँ पर तृतीय समास का प्रयोग होता है वहाँ पर रित शब्द आ जाए उसके बाद में, तो वो फिर वृद्धि संधि का ही उदाहरण होगा। तो ये ध्यान रखना, जो प्रमर्त है इसमें गुण संधि ही होगी। और बिल्कुल जो है उदाहरण आपको यही पूछे जाएंगे, कोई बाहर से उदाहरण नहीं आएगा, ठीक है। उदाहरण जो आपको सिद्धांत कौमुदी से ही पूछे जाएंगे। ओके, इसके कुछ उदाहरण और होते हैं, जैसे पिपासा रीत, एक उदाहरण ये हो गया। और हो गया जैसे सुखार्त है, तो वो सुखेन रीत हो जाएगा, ठीक है, तृतीय तत्पुरुष में हो जाएगा। आपको दिखा दे तुम्हें यहाँ पे सुखार्त है, सुखार्त है, सुखार्त है, तो इसका जो है संधि विच्छेद होएगा सुख, सुख धन रीत, ठीक है। तो सुखेन रीत है, इसमें कौन सी हो जाएगी, सुखेन, सुखेन में कौन सा हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी प्रकार दुख, दुखार्त है, दुख रीत है, दुखेन रीत हो जाएगा। शुद्धार्त है, क्षुधाया रीत है, इस प्रकार से शुद्धिया रीत है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो जिसमें तृतीया जो प्रथम जो प्रारंभ जो पूर्व पद होता है उसमें अगर तृतीय तत्पुरुष समास का अर्थ निकल रहा हो तो वहाँ पर तो जो है क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी रीतय के साथ। परंतु ये सिर्फ ये एक ही उदाहरण है, प्रम रीतय है, प्रमर्तय, इसमें गुण संधि ही होगी क्योंकि ये क्रमधारीय समास का उदाहरण है, ठीक है। जो तृतीय तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे उनमें तो वृद्धि संधि होएगी और ये क्रमधारीय समास का है तो इसमें गुण संधि ही होगी। आगे है एतेद त्युट्सु, पांचवा वार्तिक जो है एतेद त्युट्सु, एति और एद, एति जो एति एदते और उह शब्द परे हो तो भी वृद्धि संधि होती है, ठीक है। यदि उत्तर पद में एति एदते और उह शब्द दिए हो तो वहाँ पर भी वृद्धि संधि ही होती है। जैसे उप एति, उपैति बन गया इसका, ठीक है, ए और ए मिलकर क्या हो गया, ऐ हो गया। उप धन एदते, उपैदते, पृष्ठ धन उह, पृष्ठौह, तो ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं एतेद त्युट्सु इस वार्तिक से। आगे है स्व, स्वादिरेरिणो, स्व शब्द, ठीक है, स्व आदि इर इरिणो कि स्व शब्द के बाद इर और इरिण शब्द हो तो वहाँ पर स्व शब्द के बाद इर और इरिणी शब्द हो तो वहाँ पर भी जो है वृद्धि संधि हो गई। तो स्व शब्द है यहाँ, इसके बाद इरह और इरिण, इरह और इरिणी आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने इरिन लिख दिया, यहाँ पे इरिन नहीं होगा, ये इरिणी होगा, ठीक है। यहाँ पे इरिणी आ जाएगा, ये इरिन शब्द है परंतु यहाँ पर जो है इरिणी आएगा। स्व प्लस इरिणी तो हो जाएगा स्वैरिणी और स्व धन इरा हो जाएगा स्वैर। तो इस प्रकार ये स्व आदि ऋणों इस वार्तिक से जो है यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। और एक और है ये हमारा जो सातवां वार्तिक है, ठीक है। उपसर्गात रीति, उपसर्गात रीति धातु, यह विधि सूत्र, संधि सूत्र और आदेश सूत्र भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ए और री, ए और री आ जाए तो उसको क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, ठीक है। परंतु ए और री को अर हो जाता है, परंतु यदि अकारांत उपसर्ग के बाद री से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि री शब्द से यदि धातु होती है तो उसको फिर आर आदेश हो जाता है, आर हो जाता है उसे, ठीक है। जैसे प्रधन रिचती, ठीक है, ये रिच धातु है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। प्रारचती, उप धन रिचती, उपार्चती, प्रधन ऋणती,
प्राणति, उपधन ऋणति, उपारणति। तो इस प्रकार यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। और ये 7 जो है ये गुण संधि के अपवाद हैं। और गुण संधि का अपवाद क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। आद गुण है जो है गुण संधि का सूत्र है, और वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि। तो आद गुण सूत्र का अपवाद होती है वृद्धि रेचि सूत्र। तो आज की क्लास में जो है हम ये 3 संधि हमने कंप्लीट जो है स्वर संधि के जो 3 भेद हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और जो है आगे के हम आगे वाली क्लास में करेंगे। तो इस प्रकार जो है मैंने आपको संधि का चैप्टर बिल्कुल आपको डिटेल में करवा रही हूँ मैं, और इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा अगर आप ध्यान से करेंगे। तो पेशेंस बनाए रखें और बिल्कुल ध्यान से पूरी क्लास देखें। एक एक सूत्र और उदाहरण जो है बिल्कुल आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड बताए जा रहे हैं, ठीक है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला बच्चों। तो आप ध्यान से करिए इनको, आपको जो है सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नए हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर किया करो बच्चों। आप कमेंट नहीं करते हो आप, तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या आपको इससे फ़ायदा हो रहा है। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि अन्य बच्चों को भी जो है क्लास मिल सके। धन्यवाद।